हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कंपोनेंट्स एंड इट्स फंक्शन। इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट पढ़ाया। आज हम लोग इस चैप्टर का एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर से जितने भी प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन वो भी करेंगे, फिर आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वो भी करेंगे, एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वो भी करेंगे, जो कि आप लोगों के इस चैप्टर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड मुझे उम्मीद है कि आपने अगर सारे लेक्चर्स अटेंड किए होंगे सेल चैप्टर के, तो आप सारे क्वेश्चंस को खुद कर ले जाएंगे। अदरवाइज आपको थोड़ा सा मेरी मदद की जरूरत है, फिर भी आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसमें से पावर हाउस किसको कहते हैं, है ना? बताओ, इसमें से पावर हाउस किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस कहते हैं। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? तो जवाब क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत बढ़िया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो आप लोगों का है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ी हुई सवाल काफी बार एग्जाम में पूछे हुए। बताओ इसके इनर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन थोड़ा फोल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको, वेरी गुड, क्रिस्टे कहते हैं। बहुत बढ़िया जवाब दिया आप सभी लोगों ने, क्रिस्टे कहते हैं, क्रिस्टे, इसको क्रिस्टे कहते हैं। क्रिस्टे जो है इनर फोल्डिंग स्ट्रक्चर है, यहीं पर एक्चुअली एटीपी बनता है। इस यहीं पर एक्चुअली एटीपी बनने का काम होता है। एटीपी कहाँ बनता है? यहीं पर। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? वाई वी कैन से दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज इट जनरेट्स एटीपी, क्योंकि यहां पर एटीपी बनता है। एंड एटीपी का फुल फॉर्म कोई बताएगा मेरे को? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन, है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रख लेना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एटीपी का फुल फॉर्म है दोस्त, एटीपी का फुल फॉर्म है, ध्यान रखना। एंड ये क्या है? एनर्जी, इसी को एक चीज कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी मतलब ऊर्जा को नापने का तरीका है। जैसे पैसा को कैसे नापते हैं? 1 रुपया, 2 रुपया, $1, $2, वैसे ही ऊर्जा को नापने का तरीका होता है एटीपी। तो 1 एटीपी, 2 एटीपी, ऐसे ही। तो एनर्जी करेंसी, है ना, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का ऊर्जा का सिक्का, है ना, ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है ना, किसको? एटीपी को, ध्यान रखना। ओके, चलो बहुत बढ़िया। एंड अब आपसे कुछ कुछ सवाल है, उसको भी जवाब दीजिएगा। जैसे एक ऑप्शन यहां दिख रहा होगा न्यूक्लियस, बताइए न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? तो न्यूक्लियस को ब्रेन। देखो भाई, थोड़ा सा दिमाग खोलने के लिए आपको एक एक ऑप्शन को भी समझना होगा, ठीक है? हाँ, ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, या तो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। अच्छा, राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का सिंथेसिस यहीं पर होता है ना, प्रोटीन का सिंथेसिस यहीं पर होता है। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्चुअली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। दो टाइप्स के होते हैं। तो स्मूथ वाला किस चीज के सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है? लिपिड के सिंथेसिस में। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है, याद रख लेना। ओके, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का क्या फायदा होता है। दूसरा ही क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हो गया। इसमें से कौन सा है जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है? गोल्जी अपैरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम, या परऑक्सीसोम? ध्यान रखना ना कि आप सभी लोग की जो प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है वो राइबोसोम को कहा जाता है। एंड राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ध्यान रखना। एंड राइबोसोम, ध्यान रख लीजिएगा, दो टाइप्स के होते हैं, दोनों में होता है। यूकैरियोटिक सेल में भी होता है एंड प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है। लेकिन अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होते हैं वो एटीएस राइबोसोम होता है, एटीएस।
जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है बताओ 70s होता है। एंड राइबोसोम के भी दो सब यूनिट्स होते हैं। जैसे 80s के सब यूनिट्स का नाम क्या क्या है, तो 60 + 40, 60 + 40 से मिलकर बनता है क्या क्या बनता है 60 + 40। जैसे देख लो 60s + 40s दोनों मिल करके आपका 80s बनता है। वैसे 70s की मैं बात करूं तो 70s भी दो टाइप आपका हो जाता है। आपका क्या हो जाता है 50s + 30s से मिलकर बनता है आपका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये सब बातें क्लियर हो रही है ना। हाँ, A to Z सब कुछ क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा लाइजोसोम, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा लाइजोसोम। यू नो लाइजोसोम को क्या कहते हैं, तो लाइजोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। बैग ऑफ द सेल, आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइजोसोम को कहा जाता है। लेकिन यहाँ आंसर क्या हो जाएगा राइबोसोम हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लाइजोसोम। देखो अगेन जैसा मैंने ऑप्शन को पढ़ने से फायदा देखो क्या है, अगला ही क्वेश्चन लाइजोसोम से रिलेटेड है। बताइए, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, ये तो राइबोसोम से रिलेटेड काम है। एनर्जी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड काम है। डाइजेशन ऑफ सेलुलर वेस्ट, यस। देखो लाइजोसोम जो है ना, इसमें बहुत सारे 30 से भी ज़्यादा 30 से भी ज़्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मतलब जो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर दे। ठीक है, तो यह क्या करता है, इसका काम ही है सेल में जो भी सेलुलर वेस्ट है उसको डाइजेस्ट करके ख़त्म करना। लेकिन कई बार ये खुद फट जाता है, जिससे पूरा सेल में वो एंजाइम फैल जाएगा और पूरा सेल मर जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मेन काम ही होता है डाइजेशन ऑफ सेलुलर वेस्ट। सेलुलर वेस्ट को, जो भी कोशिका के कचरा वगैरह हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, उसको डाइजेस्ट करने का काम लाइजोसोम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट सेल में तो होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है, बताओ। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो मेरे ख्याल से प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, न्यूक्लियस भी दोनों में होता है। क्लोरोप्लास्ट ये सिर्फ प्लांट में होता है, ये सिर्फ प्लांट में होता है। यू नो व्हाई, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स पाए जाते हैं, पिगमेंट, एंड खास करके जैसे क्लोरोफिल वगैरह, इसी के कारण आपका जो पत्ते का कलर होता है ग्रीन कलर आता है। अगर हम लोगों में भी क्लोरोप्लास्ट होता तो हम लोग भी ग्रीन कलर के होते हैं, एंड हम लोग को भी फोटोसिंथेसिस हो रहा होता। एंड अगर फोटोसिंथेसिस होता तो एक जगह खड़े रहते और सूर्य का रोशनी बस आना चाहिए, अपना खाना खुद बनाते, है कि नहीं। हाँ, लेकिन हम लोग में ग्रीन नहीं है, इस वजह से खाना बना नहीं सकते, तो कमाना पड़ता है कि नहीं। तो इतना माथामारी करना ही नहीं पड़ता। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। A to Z बच्चों को ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, कितनों को ऐसा लगता है कि सर क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए था, है ना। अगर होता, सब तो पेट के लिए ही मारपीट करता है ना। जैसे पेड़ पौधे देखो एक जगह खड़े रहता है मस्त, है कि नहीं। नहीं होना चाहिए, वेरी गुड, है ना। दुनिया में सिर्फ खड़े रहने थोड़ी आए हैं। वेरी गुड, चलिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द सेल थ्योरी। इसमें से कौन सा सेल थ्योरी का पार्ट नहीं है, इसमें से कौन सा सेल थ्योरी का पार्ट नहीं है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, ये तो सेल थ्योरी का पार्ट है। सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ये भी कहीं ना कहीं आपके सेल थ्योरी के पार्ट हैं। ऑल सेल्स आर एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये भी रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। तो सेल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सेल, ये गलत है, ये नहीं है। कारण जो गलत, ये तो पूछ रहा है नॉट पार्ट ऑफ द सेल थ्योरी, कौन सा नहीं है, तो सेल थ्योरी का पार्ट ये नहीं है। क्या सेल इंडिपेंडेंट होते हैं, नहीं, सब एक दूसरे से डिपेंडेंट है। ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं जोड़ा गया था सेल थ्योरी में। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है डी। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, SER का प्राइमरी रोल क्या है, बताओ। प्रोटीन सिंथेसिस करना, नो। लिपिड सिंथेसिस करना, या तो ATP प्रोडक्शन या तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। देखते हैं कितने लोग फंसते हैं। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम में वेरी गुड आंसर हो जाएगा बी, लिपिड सिंथेसिस। मेरे गलत करने से क्या होगा, मैंने तो बताया ना, स्मूथ है, चिकना है, इस पर राइबोसोम होता नहीं है। जबकि RER होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम होता, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल है। ये तो लिपिड सिंथेसिस करने का काम करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर रेगुलेट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स इन द सेल। सेल के अंदर कौन है रेगुलेट करने वाला, जो कि एंट्री, कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा, इसको रेगुलेट करता है। जो उसका सबसे बाहरी कवर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस, इसी को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है बी, इसी को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें से कौन सा सही है प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। तो प्रोकैरियोटिक वेल डेवलप नहीं होता, इसमें उतना अच्छा न्यूक्लियस भी नहीं होता है, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है। दे हैव अ न्यूक्लियस, कौन बोल रहा है ट्रू, सही कौन सा है। दे हैव अ न्यूक्लियस, नहीं भाई न्यूक्लियस नहीं होता, ये गलत है। दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यस, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होता है। ऑप्शन बी तो सही लग रहा है। दे हैव वेल डिफाइंड साइटोस्केलेटन, यस, सीलिया फ्लैजिला वगैरह होता है। दे हैव मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम, यस, लीनियर क्रोमोसोम यानी सीधा सीधा, जैसे हम लोगों में ऐसे होता है ना, उसमें सीधा सीधा लीनियर एकदम सीधा, तो ये सब होता है। लेकिन आपका है ना सबसे सही स्टेटमेंट ये वाला है, दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ये सब गलत स्टेटमेंट है कि वेल डिवाइड साइटोस्केलेटन नहीं होती है ना। कह रहा है ट्रू अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम नहीं होते, इसमें लीनियर क्रोमोसोम नहीं होते हैं, ध्यान रखना। प्रोकैरियोटिक सेल में ओपन सर्कुलर, ऐसे सर्कुलर, ऐसे ही घुरा, ऐसे ही होता है लब्झा हुआ क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में। आंसर हो जाएगा बी, आंसर क्या हो जाएगा बी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। इसमें से गोल्जी एपरेटस का फंक्शन कौन सा है, गोल्जी एपरेटस का फंक्शन कौन सा है बताओ। प्रोटीन सिंथेसिस करना, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स, सेलुलर रेस्पिरेशन या डिटॉक्सिफिकेशन। तो याद रखना सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग, सॉर्टिंग और पैकेजिंग है ना, गोल्जी एपरेटस का फंक्शन होता है, सॉर्टिंग और पैकेजिंग में हेल्पफुल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सा जो कैरेक्टर है जो कि यूकैरियोटिक सेल का है। लैक ऑफ न्यूक्लियस, नहीं, ये तो प्रोकैरियोटिक में होता है, यूकैरियोटिक में तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए तो किस में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, हम लोग में लीनियर होता है, ये नहीं होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, हाँ, ये आपके यूकैरियोटिक सेल्स के फीचर हैं। नो राइबोसोम, ये गलत है क्योंकि राइबोसोम होता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल यूकैरियोटिक सेल के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल है आप सभी लोगों के लिए, एंड मुझे 1 मिनट का थोड़ा टाइम दीजिए, मैं जस्ट 1 मिनट में आ रहा हूँ, एंड आप सभी लोग तब तक 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है। जस्ट टेक 1 सेकेंड, इतना रेगुलर क्लास हो जा रहा है ना।
चलिए गाइस, तो सभी लोग आ जाइए थोड़ा सा। सब लोग क्या कर रहे हैं, गप खिस्सा करने लग गए हैं?